Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 07 Financial Management और 1 2 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है और वाई पेबैक पीरियड मेथड इज़ पॉपुलर। पेबैक पीरियड को हम ज़्यादा क्यों कंसिडर करते हैं, आसान होता है या क्या रीज़न्स होते हैं। और जो इसका बी पार्ट है दैट इज़ व्हाट इज़ लीवरेज, डिस्कस द टाइप्स ऑफ लीवरेज। लीवरेज क्या होता है और लीवरेज के कितने टाइप्स होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डिफाइन कैपिटल बजटिंग, वाई पेबैक पीरियड मेथड इज़ पॉपुलर। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और उनमें से इन्वेस्टर्स जो है वो एक इनिशिएटिव लेता है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। ये बेसिकली कैपिटल बजटिंग का एक प्रोसेस होता है। कैपिटल बजटिंग में बहुत सारे मेथड्स आते हैं जिसमें आप कैटेगरी बना सकते हो, डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो डिस्काउंटेड मेथड होता है उसकी अलग कैटेगरी होती है और नॉन डिस्काउंटिंग की भी अलग। फिर इन्होंने क्वेश्चन में आगे कंसिडर किया है कि पेबैक पीरियड को हम ज़्यादा अच्छा क्यों मानते हैं। तो पहले पेबैक पीरियड को समझते हैं। पेबैक पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम बाद हमारा पैसा वापस आ जाएगा, कितने टाइम बाद इन्वेस्टमेंट जो की है हमने वो रीपे हो जाएगी। तो पेबैक पीरियड एक पॉपुलर मेथड है इन्वेस्टमेंट का। क्यों? क्योंकि हम इसे आसानी से समझते हैं, आसान होता है इसे कैलकुलेट करना। लेकिन ये नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड है, ठीक है, नॉन डिस्काउंटिंग। तो यहाँ पे कुछ नुकसान भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन नुकसान की बात हमें करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात बेसिकली बोल रखा है कि क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये यूज़फुल होता है अगर हमें एक जैसी टाइप की इन्वेस्टमेंट की है उसके लिए। पेबैक मेथड के अंदर कोई भी एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, स्टैंड अलोन टूल। ये जो ओनली ज़रूरी चीज़ ये है कि ये इनफाइनाइट पीरियड तक हम यूज़ कर सकते हैं। और जो स्मॉल फर्म्स होते हैं वो पेबैक पीरियड को अपने इनिशिएशन के लिए यूज़ करती है। एडवांटेजेस ऑफ पेबैक पीरियड, सबसे पहले सिंप्लिसिटी, सिंपल होता है। पेबैक पीरियड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है समझना, और इसको आसानी से हम दो डेटा के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, हम इसमें रिस्क कम होता है, ये पता चल जाता है कि कितने टाइम में आपका पैसा वापस आने वाला है। लिक्विडिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। मेन फोकस लिक्विडिटी के ऊपर होता है कि जो आज हमने पैसा फंसाया वो कितने दिन में लिक्विड होगा। सूटेबिलिटी फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा सूटेबल है, तो ये स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। वेयर द एग्जैक्ट एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लो इन फ्यूचर ईयर्स इज़ चैलेंजिंग। ये किसके लिए, जो इंडस्ट्री जल्दी जल्दी बदल रही है, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए भी ज़रूरी होता है। इन इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजी बदल रही है, पेबैक पीरियड को हम इस्तेमाल करते हैं एज इट डज़ नॉट कंसिडर रिटर्न आफ्टर द पेबैक पीरियड विच मे बी मोर सर्टेन अनसर्टेन। हाउएवर इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन हमें लिमिटेशंस की डिस्कशन नहीं करनी, दैट इज़ वाई ये वाला पार्ट मैंने आपको लीव कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ लीवरेज। लीवरेज क्या होता है और इसके लीवरेज के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो लीवरेज है वो एबिलिटी है कि फर्म कितनी जल्दी अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर कर लेगी। फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हमने शेयर होल्डर से पैसे ले रखे हैं उनकी रिटर्न को बढ़ाने के लिए या रिस्क को मिनिमाइज करने का एक पैरामीटर होता है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो लीवरेज एक इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट और फंड्स फॉर विच अ फर्म हैज़ टू मीट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन irrespective of the level of activities attained और द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न। लीवरेज काफ़ी सारी डिग्रीज में होता है, जहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ लीवरेज। जब हम लीवरेज को अलग अलग डिग्रीज में कंसिडर करते हैं तो वो डिग्री ऑफ लीवरेज कहलाता है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा फिक्स्ड पेमेंट में ऑब्लिगेशन आएगी, जैसे कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है,
कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है, लेकिन इसी टाइम पे जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी कि शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न मिले। मतलब जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट का चांस है। J.C. वैन होम ने क्या बताया था, लीवरेज इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड्स फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड कॉस्ट बियर करती है फिक्स्ड रिटर्न पाने के लिए। तो लीवरेज की कितनी कैटेगरीज हैं? 3, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और आपका कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होती है? ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है टू द यूज़ ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सच एज डेप्रिसिएशन। जो रोज़मर्रा के लाइफ के ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, वो। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल, लेकिन इसमें डेट कैपिटल नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी तो उसकी वजह से ज़्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं होता। ऑपरेटिंग लीवरेज को डिफाइन किया गया है एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज़ फिक्स्ड कॉस्ट टू कॉस्ट मैग्नीफाई इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सेल। अगर हम 3 टाइप्स की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट फिक्स रहती है, लेकिन ऑन टोटल क्या रहती है? बदलती रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट होती है टोटलिटी में सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट क्या होती है? बदलती रहती है। और सेमी वेरिएबल जहाँ पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के खर्चों की बात करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ होता है? जहाँ पे फर्म क्या करती है? इनकर फिक्स्ड कॉस्ट विच आर टू बी रिकवर्ड आउट ऑफ सेल्स रेवेन्यू, चाहे वॉल्यूम बिजनेस का वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगी तो द फर्म विल नॉट हैव एन ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। ये आपको ये बताता है चेंज इन EBIT अपॉन में चेंज इन सेल्स। लिख सकते हो इसका फॉर्मूला। जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन EBIT अपॉन में चेंज इन सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज कौन सा होता है? जो लॉन्ग टर्म डेट को इंक्लूड करता है, जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ऑपरेटिंग लीवरेज को कंसिडर करते हो। तो एज डेट प्रोवाइडर्स हैव प्रायर क्लेम ऑन इनकम एंड एसेट ऑफ अ फर्म ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जनरली कम होता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि टैक्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तो आप देख सकते हो, इसमें फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT, या आप लिख सकते हो इंक्रीज इन EPS अपॉन में इंक्रीज इन EBIT। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज को हम लोग इसकी डिग्री के साथ भी कंसिडर करते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया था ऑपरेटिंग में फॉर्मूला। कंबाइंड लीवरेज का क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज और जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वो कंबाइंड लीवरेज कहलाता है। ठीक है। जहाँ पे आप देखते हो दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज को दोनों को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं ज़रूरी है आपके रिस्क को कवर करने के लिए। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला यूज़ किया है, फिर फाइनेंशियल लीवरेज का आप देख सकते हो, ये ऑपरेटिंग का है, ये फाइनेंसिंग का है। EBIT इसमें कट जाएगा तो चेंज इन EPS अपॉन में चेंज इन सेल्स बचता है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इस पे मेंशन है चेंज इन EPS अपॉन में चेंज इन सेल्स।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका किस तरीके से कंबाइंड लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, दोनों पार्ट को हमने कैपिटल बजटिंग भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो वीडियो को, और कोई डाउट होता है या पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।